नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जेपीएससी सीडीपीओ 2024 का पीटी 10 जून को संभावित है। उसका मैंने मॉडल सेट 1 आप लोगों के बीच इसके पहले लाया था। उसमें से मैंने 50 क्वेश्चन आपको बताया था, 50 क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि उसका नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सेट 1 में क्या है। ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन के पूर्व पूंजीवाद मोड की विशेषताएं हैं। पूर्व पूंजीवादी मोड की विशेषताएं का कहने का मतलब है जब से पूंजीवादी स्टार्ट हुआ है उसके पहले क्या क्या थी। पूंजीवादी कंप्लीटली स्टार्ट होने से पहले उसकी विशेषताएं क्या क्या थी उस टाइम अर्थव्यवस्था का, ये पूछ रहा है, राइट। तो इसमें देखिए उत्पादन की विधि जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही है। तो आप अगर 50 का सारे कथनों को पढ़ेंगे तो उसमें देखिए पूर्व पूंजीवादी मोड की विशेषताओं में पहला दिया है अनफ्री लेबर, कम्युनिटी उत्पादन, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का संलयन, मशीनीकरण और सब्सिडी दिया हुआ है। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पिछले एपिसोड में भी बता चुका था। तो इसका आंसर मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा, अनफ्री लेबर जो है वो करेक्ट पूर्व पूंजीवादी मोड की विशेषताएं हैं। दूसरा आपने देखा था आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का संलयन था, और सब्सिडी जो है ये भी उस टाइम दिया जाता था। तो ये पूर्व पूंजीवादी मोड की विशेषताएं हैं, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया था, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है 51 में कि झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे। यानी कि झारखंड पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आर DK श्रीवास्तव, जयपाल सिंह, मन मसी मुंडू, चिंतामणि नाथ सहदेव। तो देखिए दोस्तों, ये सारे नाम जो है DK श्रीवास्तव, मन मसिंह मुंडू, चिंतामणि नाथ सहदेव, ये सब जो है ना कि आंदोलन से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कहते हैं, झारखंड निर्माण आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है कि कैप्टन जयपाल सिंह को मरांग गोमके भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मरांग गोमके भी कहा जाता है। और साथ में इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है झारखंड निर्माण का प्रणेता, झारखंड निर्माण का प्रणेता माना जाता है दोस्तों। आपको पता है ये झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में होने के बाद में इसका विलय जो है कांग्रेस पार्टी में हो जाती है, और वहाँ पर वो इलेक्शन जयपाल सिंह मुंडा लड़ते हैं, ठीक है, उससे। फिर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस जो है पहले वो चेक कर लेते हैं। 1865, 1876, 1890 या 1991। तो अगर इसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो इसका आंसर होगा 1991, ठीक है। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, 1991 में भारत में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों। यानी कि केवल ये झारखंड का बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे तो हमारे देश में 1876 से ही जनगणना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन झारखंड स्पेशल पूछ रहा है तो ये 1991 होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में है, स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए किसके पास ज्ञापन सौंपा था? तो देखिए, स्वतंत्रता सेनानी ये राम नारायण सिंह, आपको पता है हजारीबाग से रिलेटेड है। ये 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए किसके पास ज्ञापन सौंपा था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, अगर राम नारायण सिंह की बात करते हैं तो राम नारायण सिंह जो है, उसका जो जन्म हुआ था वो 1885 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में हुआ था, राइट। और आपको पता है ये ईयर किससे संबंधित है? ये ईयर जो है कांग्रेस की स्थापना से भी संबंधित है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1964 में होती है, 1964 में होती है। तो हजारीबाग के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। राम नारायण सिंह ने 1955 में जो है 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। किसको सौंपा था? 1955 में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। वो कमेंट करके बताइए दोस्तों, 1955 में हमारे देश का राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में हम देखते हैं, क्वेश्चन है, गांधी जी किस आंदोलन के लिए झारखंड में 21 दिनों तक रहे? 21 दिनों तक झारखंड में गांधी जी कब रहे? तो अब हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ना झारखंड में उनका आगमन कई बार हो चुका था। उसमें हम लोग जो जब देखते हैं 1917 में, कब दोस्तों? 1917 में चंपारण आंदोलन जो बिहार में हो रहा था उस समय, है ना, तो 21 दिनों तक झारखंड में वो रहे थे। और इनको कब बुलाया गया था? कौन बुलाए थे दोस्तों? इनको जो है न्योता दिए थे श्याम कृष्ण सहाय ना, श्याम कृष्ण सहाय जी ने इनको न्योता दिया था झारखंड में आने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का? चंपारण आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी झारखंड में 21 दिनों तक रहे। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है दोस्तों? किस मगध सम्राट ने झारखंड के इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? सबसे पहले ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है महेंद्रपाल, तीसरा है हमीरदेव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इटखोरी की बात करें तो झारखंड के चतरा जिले में इटखोरी पड़ता है। और इटखोरी बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि ये एक पुरातात्विक क्षेत्र भी है जहाँ पर बौद्ध स्थल बहुत सारे पाए गए हैं, राइट। तो अगर मैं मगध सम्राट से रिलेटेड बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महेंद्रपाल। ठीक है, मगध सम्राट ने झारखंड के इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो महेंद्रपाल ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है दोस्तों? छोटा नागपुर के क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अकबरनामा, विष्णु पुराण और महाभारत। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पूछा है भाग को झारखंड के रूप में किस में वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबरनामा। ठीक है, छोटा नागपुर के क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है अकबरनामा में। देखिए, विष्णु पुराण में आपको पता है ना कि मुंड कहा जाता था। ठीक है, महाभारत में पशु भूमि कहा जाता था। ठीक है, अगर फिर कौटिल्य के बारे में बात करें तो देखिए इन्होंने क्या कहा था कि कीटलाना सुफलाना। ठीक है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है देखिए, 1875 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो 1875 नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों। देखिए, मुंडा विद्रोह जो है ना, एक्चुअल में हम लोग देखे थे कि यहाँ पर होना चाहिए 1895, राइट। तो 1895 टू 1900 के बीच में मुंडा आंदोलन झारखंड में हुआ था। उसको उलगनान भी कहा जाता है।
आप सभी को पता है। और इसके जो शीर्ष नेता थे, जो सबसे बड़े नेता थे, वो कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। इनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 1895 से इन्होंने क्या किया था? आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। अपने आप को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया था। और इनको 2 बार जेल जाना पड़ा। और लास्ट में क्या होता है? रांची जेल में जो है हैजा हो जाने के रीजन से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम पर ही बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है 15 नवंबर 1875, उस 15 नवंबर को ही 15 नवंबर को क्या किया गया है दोस्तों? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 नवंबर को आदिवासी महादिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड का निर्माण किया गया। तो इनका महत्व आपने समझ लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 58 में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कोरकर भूमि को जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बाबला खानवत, दूसरा ऑप्शन है जल शासन, तीसरा है अरियत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, कोरकर भूमि की जो चर्चा की गई है वो CNT एक्ट के तहत की गई है। CNT एक्ट आपको मालूम है कब लागू किया गया था? ये 1908 से लागू की गई थी। तो इसके तहत जो है कोरकर भूमि का मतलब क्या होता है? वो होता है बाबला खानवत, जल शासन, अरियत, ये सभी। ठीक, कोरकर भूमि किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो कोरकर भूमि उन गैर आदिवासियों के लिए उपयुक्त होता है जो खुद ही भूमि को कोड़कर खेती लायक बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कोड़कर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है दोस्तों? कि जोजो हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शंस क्या क्या है इसमें? खनिज एवं संपदा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें पहला ऑप्शन है क्रोमाइट, दूसरा है काइनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है तुम्हारा मैग्नेटाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रोमाइट। ठीक है, जोजो हातू जो है पश्चिमी सिंहभूम में है और वो किस लिए फेमस है? तो क्रोमाइट के लिए फेमस है। इसके आसपास में अगर आप देखें तो जोजो हातू के ही आसपास आप जाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आपको जादूगोड़ा मिलेगा। और जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, यूरेनियम। फिर अगर आप उससे थोड़ा सा और नीचे चले जाएं, जादूगोड़ा के ही पास है घाटशिला। तो घाटशिला किसके लिए फेमस है दोस्तों? घाटशिला फेमस है आपका कॉपर के लिए, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60 में है झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन है जादूगोड़ा, दूसरा ऑप्शन है नरवा पहाड़, तीसरा ऑप्शन है तुरामडी और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों बार बार रिपीट होता है, ये JPSC में भी सिविल सर्विसेज में कई बार पूछा जा चुका है। तो यूरेनियम के खदानों का नाम भी याद रखना होता है कभी कभी, तो इसमें जगह ही आप याद रख लीजिए। तो देखिए जादूगोड़ा में मैंने अभी पिछला क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन आपको दिया। नरवा पहाड़ ये भी राइट आंसर है और तुरामडी ये भी राइट आंसर है। इन सभी जगह में यूरेनियम का भंडार पाए जाते हैं। और ये सभी जगह कहाँ पर है? ये सभी जगह जो है वो ईस्ट सिंहभूम में है दोस्तों। कहाँ पर है? ईस्ट सिंहभूम में है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहाँ है? क्या है? मोतीझरा जलप्रपात। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना JPSC का है, JPSC सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोतीझरा जलप्रपात जो है आपको साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट बता दिया तो आप वहाँ से नदी का भी नाम ढूंढ सकते हैं कि किस नदी पे है ये। तो देखिए यहाँ पर आंसर है इसका अजय नदी में मोतीझरा जलप्रपात साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यहाँ अन्य नदियों में दिया है स्वर्ण रेखा। तो आपको पता है स्वर्ण रेखा साहिबगंज में नहीं बहती है, यह नगड़ी रांची से निकलकर है ना आपका कहाँ को जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा होते हुए
और बंगाल होते हुए चली जाती है ना। नेक्स्ट है गुमानी और बांसलोई, ये सभी जो है उधर ही है, साहिबगंज गोटा तरफ ही है, बट वो मोतीझर जलप्रपात अजय नदी में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश ब्लॉक यानी गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। तो दोस्तों गढ़वा जिला का एक आपको प्रखंड मिलेगा, उस प्रखंड का नाम है भंडरिया प्रखंड, राइट, भंडरिया प्रखंड। ये देखिए भंडरिया प्रखंड ऑप्शन डी में है। पहला ऑप्शन इसका था भवनाथपुर, दूसरा है मझियाओं, तीसरा है उटारी। तो उटारी आपको तो नगर उटारी भी है गढ़वा में, लेकिन इसका जो प्रखंड है जहाँ कनहर नदी प्रवेश करती है वो कौन सा प्रखंड पड़ेगा, ब्लॉक पड़ेगा, वो पड़ेगा भंडरिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है ना, कनहर नदी जल विद्युत परियोजना, कनहर नदी जल विद्युत परियोजना जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड के सहयोग से इसी प्रखंड में बनाया जा रहा है। और आपको पता है कि ये जो कनहर नदी है ना, इसी के द्वारा जो है बहुत सारे जलप्रपात बनाए जाते हैं। उसमें फेमस जो है वो कौन सा है, गुर सिंधु जलप्रपात, ठीक है, गुर सिंधु जलप्रपात जो कि गढ़वा में है, इसी नदी के द्वारा बनाई जाती है। सुखलदरी भी है, सुखलदरी भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है पीपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास बंड में डैश में स्थित है, सिमरिया, केराडी, बड़का गांव और टंडवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा टंडवा, ठीक है। पीपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध ये सब क्या है, कोयले के खादान है और दामोदर घाटी में ही है। तो उस ये सभी जगह कहाँ पर स्थित है, तो टंडवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, तो क्वेश्चन नंबर 64 में है वर्ष 2019 और 2020 में पशुधन क्षेत्र की विकास दर क्या थी। वैसे तो इसका आंसर दोस्तों 64 का बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 3.8%। बट दोस्तों आपको 2019 और 20 का रिकॉर्ड याद नहीं रखना है। अभी नया रिकॉर्ड जो आया है आपका 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण, वहाँ से ये सारे आंसर आपको याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहता है कि 2019-20 में खनिज से कुल राजस्व संग्रह कितना था। तो इस क्वेश्चन को भी आप अभी यहाँ पर छोड़ सकते हैं और आर्थिक सर्वेक्षण नया वाला जो है उसको आप देख सकते हैं और बजट वाले को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है झारखंड सरकार ने सोना सोबरन धाती साड़ी योजना कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया है। तो ये देखिए ये नया 2023-24 का प्रावधान में पूछ रहा है, उसका बजट से पूछ रहा है। तो इसमें आंसर तो दोस्तों हो जाएगा आपका 500 करोड़ रुपया, ठीक है, 500 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा है। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना में आपको पता है इसमें बहुत ही कम पैसे में है ना लोगों को सालाना 2 बार जो ST/SC है उनके लिए, ठीक है ना, साल में 2 बार जो है धोती और साड़ी दिया जाता है ना। ये हो गई बात। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, क्या कहता है GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत झारखंड का राजस्व अधिवेश 2020-21 में अनुमानित है। तो इसका ऑप्शंस अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें है पहला ऑप्शन 2.89%, सेकेंड है 5.52%, 1.97% और लास्ट ऑप्शन है 0.32%। तो इसका आंसर आपको पता है कि इसका आंसर 0.52% है।
इसमें हम लोग नया आंकड़ा जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको 23-24 का पढ़ लेंगे हम लोग, 23-24 का पढ़ लेंगे। तो इस इन सभी क्वेश्चन को अभी आप छोड़ सकते हैं। अनुमानित बजट 2021-22 का पूछा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर वैसे मैं बता देता हूँ। 68 का जो क्वेश्चन है, झारखंड द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर कितना व्यय करने का अनुमान है, तो ये 68 का ए आंसर होगा। और 69 का क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि 69 क्वेश्चन में लिखता है कि झारखंड के अनुमानित बजट में 2021-22 के लिए कितना राजस्व व्यय प्रस्तावित है। तो 69 का 75,775 करोड़ रुपया आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है जादूपटिया, सोहराय, कोहबर। क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए जितने भी सारे यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखे हैं, जादूपटिया, सोहराय और कोहबर, ये सभी बहुत फेमस आर्ट है, चित्रकला है हमारे झारखंड का। तो स्त्री पुरुष से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें कोहबर आंसर होगा। कोहबर मतलब ही होता है गुफा, ठीक है। गुफा में जो कला चित्रकला का समावेश किया जाता है उसको हम लोग कोहबर कहते हैं, ठीक है। और सोहराय ये भी बहुत फेमस है संथालों में, सोहराय चित्रकारी, राइट। तो और आपको पता होना चाहिए कि सोहराय और कोहबर जो है इसको क्या किया गया है, जीआई टैग मिला हुआ है इन दोनों चित्रकारी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है हुंता, ठीक है। हुंता झारखंड का लोकगीत और नृत्य है जो प्रमुख रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो 71 का जो आंसर होगा दोस्तों, ये हुंता जो है ना वो संथाल जनजाति में पाया जाता है। ये लोकगीत जो है संथालों में ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड के किस त्योहारों को फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फूलों का त्योहार, तो फूलों का त्योहार किसको बोला जाता है, पहले ऑप्शन आप देख लो। ऑप्शन में है पहला ऑप्शन पोला, दूसरा है फाग, तीसरा है दशहरा और चौथा है सरहुल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो सरहुल होगा, ठीक है। सरहुल जो है हमारे झारखंड राज्य के जनजातियों का प्रमुख त्योहारों में से एक है। और यूं कहें कि सबसे प्रमुख त्योहार जो है वो सरहुल ही है, ठीक है, जहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती है, फूलों का पूजा की जाती है। और आपसे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सोहराय। तो सोहराय आपको मालूम है दोस्तों, सोहराय जो होता है वो पशुओं का पूजा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पशुओं का पूजा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है दोस्तों कि झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जाति से संबंधित है और माल्टा भाषा बोलती है। ऑप्शन आर, फर्स्ट ऑप्शन है असूर, सेकंड ऑप्शन है उरांव, थर्ड ऑप्शन है सौरिया पहाड़िया और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी खरिया। तो इसमें देखिए दोस्तों एक भाषा जो लिखी है ना माल्टा भाषा, तो ये माल्टा भाषा बेसिकली रिलेट करता है सौरिया पहाड़िया से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए असुर जनजाति जो है वो तुम्हारा ट्राइबल जनजाति तो है ही, और ये आदिम जनजाति में आता है। सौरिया पहाड़िया भी आदिम जनजाति होता है। और एक ये हो गया, फिर माल पहाड़िया एक आता है, ठीक है, माल पहाड़िया। तो वो माल पहाड़िया भी जो है वो क्या होता है, वो भी आपका आदिम जनजाति में आता है। वैसे भी आपको पता है आदिम जनजाति में टोटल 8 जनजातियां होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया सौरिया पहाड़िया, जिनकी भाषा क्या है माल्टा, और किस जनजाति समूह में आता है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन समूह में आता है। देखिए यहाँ पर एक उरांव लिखा है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। उरांव जो है ना वो द्रविडियन है, ठीक है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ये द्रविडियन है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी आप याद कर लो, ये द्रविडियन है, राइट।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 74, नवरत्नगढ़। तो नवरत्नगढ़ का किला कहाँ है, पर सबसे पहले आप ये बताएंगे। डैश के तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर में स्थित है। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, बसिया है, बिशुनपुर है, चैनपुर है, सिसई है। वैसे आपको पता है कि नवरत्नगढ़ का किला जो है वो गुमला में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, गुमला में है। ठीक है, और ये सिसई प्रखंड जो होता है ना, सिसई, उससे जो है 15 किलोमीटर दूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कोहबर झारखंड की एक प्रसिद्ध कला है जिसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले भी था, तो मैंने बताया था कि वो गुफाओं से रिलेट करता है। तो देखिए ऑप्शन 1 क्या कहता है, पवित्र वृक्ष है। ऑप्शन बी कहता है गुफाओं के विवाहित जोड़े को कहते हैं। और ऑप्शन सी कहता है नदियों की जोड़ी। ऑप्शन डी में है बुलंद पर्वत। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, गुफाओं के विवाहित जोड़े को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एक सीमित जल निकासी बेसिन क्या है जो आमतौर पर पानी को बरकरार रखता है और पानी के अन्य बाहरी निकायों जैसे नदियों या महासागर में बहिर्वाह की अनुमति नहीं देता है। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा एंडोर हिक बेसिन कहते हैं उसको। एक सीमित जल निकासी बेसिन है ना, क्या है जो आमतौर पर पानी को बरकरार रखता है और पानी की अन्य बाहरी निकायों जैसे नदियां या महासागरों में बहिर्वाह की अनुमति नहीं देता है। मतलब पूरा पूरा अपने आप को लॉक करके रखता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर हिक बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, तटीय शहर हेलसिंकी निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो क्या क्या दिया है, स्कॉटलैंड, जर्मनी, रूस और फिनलैंड। तो देखिए शहर पूछा है, तो सबसे पहली बात यह है कि स्कॉटलैंड कोई शहर नहीं है, ये देश है। रसिया भी एक देश है, जर्मनी भी एक देश है। तो ओ सॉरी, वो तो ठीक है, तटीय शहर हेलसिंकी का नाम दिया है। तो देखिए स्कॉटलैंड इंग्लैंड में है, रशिया में हेलसिंकी नहीं है, जर्मनी में भी हेलसिंकी नहीं है। ये कहाँ पर है दोस्तों, फिनलैंड में है। फिनलैंड में हेलसिंकी शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, स्टेलवियो दर्रा निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। ये विश्व भूगोल से क्वेश्चन पूछा है। तो 78 का आंसर जो होगा वो बी होगा, स्टेलवियो दर्रा जो है इटली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन है डेनिश। तो डेनिश डेनमार्क को कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है बी डच। डच जो है नीदरलैंड देश को कहते हैं, यानी कि वहाँ रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है, ये भी सही है। फिर है मंदारिन। तो मंदारिन एक भाषा है चीन की, ठीक है, मैंदरिन बोलते हैं उसको। और भाषा भाषा क्या है जो थाईलैंड में है, क्या ये ऑप्शन सही है। तो 79 का आंसर डी है। यही पूछा था ना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। थाईलैंड की जो भाषा है वो आपका क्या है, थाईलैंड की भाषा जो है वो बेसिकली
वहाँ पर थाई भाषा बोला जाता है, लेकिन भाषा जो है ना वो इंडोनेशिया से रिलेट करता है। भाषा किस देश से रिलेट करता है दोस्तों? इंडोनेशिया से रिलेट करता है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? इंडोनेशिया निम्नलिखित में किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? अगर इसका मानचित्र आप लोग देखेंगे दोस्तों, इंडोनेशिया तो एक द्वीप समूह है, ठीक है। तो इसमें ब्रुनेई जो है उसके ऊपर में है, नॉर्थ में। तिमोर लिस्टे उस भी वहीं पर है। मलेशिया इसके नॉर्थ वेस्ट में है। पपुआ न्यू गिनी ये भी उधर ही है दोस्तों। तो 80 का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बोलता है किसके साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो ये ब्रुनेई जो है उसके साथ साझा नहीं करता है। भले ही समुद्र से नज़दीक है बट उसके साथ भूमि साझा नहीं करता है। बाद बाकी मलेशिया हो गया, तिमोर लिस्ते हो गया, पपुआ न्यू गिनी हो गया, इन सभी के साथ ये भूमि साझा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ब्रुनेई। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। जब भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और मैं वादा करता हूँ कि आप सभी के लिए मैं अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लेकर आऊँगा। धन्यवाद। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है कहता है। तो आप सबसे पहले देखिए कि पॉलिनेशिया द्वीप समूह में कौन कौन आते हैं और कौन कौन नहीं आते हैं, ठीक है। देखिए, पॉलिनेशियन द्वीप समूह जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? पैसिफिक ओशियन में है। पैसिफिक ओशियन में है। और इसमें कितने सारे देश आते हैं आप देखिए। इसमें तो एक हो गया आपका एक हो जाएगा समूआ, ठीक है। समूआ है एक देश, वो हो गया। उसके बाद हो जाएगा टोंगा। क्या है दोस्तों? टोंगा। तो क्या क्या मैंने नाम बताया? मैंने नाम बताया एक सोमुआ, फिर मैंने बताया टोंगा, ठीक है। और एक मैं बता रहा हूँ कुक, ठीक है, कुक आइलैंड। तो ये सभी जो है ना पॉलिनेशिया के नाम से जाना जाता है, आइलैंड, राइट। तो इसका 81 का आंसर क्या हो जाएगा कि ये पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो इसमें देखिए टोंगा है, ताहिती है, तुवालू है, तीनियन नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अ लैंड ऑफ प्रोमिस कहा जाता है? अ लैंड ऑफ प्रोमिस कहा जाता है। अ लैंड ऑफ प्रोमिस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? मिंडनाओ। मिंडनाओ को क्या कहा जाता है? अ लैंड ऑफ प्रोमिस। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उपजाऊ भूमि है यहाँ पर बहुत। और ये द्वीप समूह है कहाँ दोस्तों? ये फिलीपींस में है, ठीक है, ये फिलीपींस में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जैसे कहता है कि रबड़ उत्पादन जो है वो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है या फेमस है। कॉफ़ी जो है वो मंगोलिया में है, और जैतून जो है वो स्पेन में है। गन्ना के लिए जो है ब्राज़ील फेमस है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए
ये मंगोलिया और चाइना जो है ना, मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, ये कॉफ़ी के लिए नहीं फेमस है, ये बेसिकली चाय के लिए फेमस है। ठीक है, ये चाय के लिए यहाँ पर फेमस है। ये रबड़ तो थाईलैंड में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये भी पता है। जैतून का वृक्ष जो है स्पेन में है। गन्ना जो है ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा होता है, ये भी हम लोगों को मालूम है। ठीक है, ऐसे गन्ना में उत्पादन में अमेरिका सबसे आगे है, और ब्राज़ील को कहवा पात्र ब्राज़ील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा देश लो अयस्क उत्पादन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? फिर से यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, ये सारे नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, बिना याद रखे आप बना ही नहीं सकते क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए 84 का सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पूछा है उत्पादन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जर्मनी में जो है ना, वो रूर के आसपास सारी जगह स्थित है। तो यहाँ पर कजाकिस्तान में करागंडा जो है लोएस के लिए फेमस है। यूक्रेन में क्रिक वोई राग ये भी फेमस है। फ्रांस में जो है पायरेनीज ये भी यहाँ पर लोएस के संबंधित क्षेत्र हैं। लेकिन जर्मनी में नॉरमंडी नहीं है, वह रूर के आसपास का इलाका है। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो देखिए खट्टे रसीले फल कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, आपको ये जानना सबसे जरूरी है। तो देखिए पहले तो मानसूनी प्रदेश में, देखिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा खट्टे पदार्थ नहीं होते हैं। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होता है ना, वहाँ का वातावरण में खट्टे रसीले फलों का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध बहुत फेमस अभी बांध है दोस्तों, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया, और ये भागीरथी नदी तो है ही, और भिलंगना नदी भी है, ये सही है। और 86 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन से हमारे देश में गेहूं की अर्ध बोनी किस्म है? अर्ध बोनी किस्म का बात कर रहा है। तो 87, तो देखिए अर्ध बोनी किस्म क्या क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है विद्या, दूसरा है जया, तीसरा है चंपा और चौथा है लेखा। तो अर्ध बोनी किस्म का जो गेहूं है दोस्तों हमारे देश में वो विद्या है। कौन है? विद्या। देखिए अर्ध बोनी किस्म डेवलप करने का क्या कारण है? अर्ध बोनी किस्म यानी कि पौधा, इसमें क्या होगा? पौधा छोटा होगा, और जब छोटा चीज होगा तो ये क्या होगा? हवा से गिरेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको अर्ध बोना बनाया गया ताकि फसल जो है वो खड़ा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है दोस्तों कि सोन नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है जान पाओ पहाड़ियाँ और चौथा है गुरला मानता चोटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अब हो जाएगा सोन नदी जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है। फिर पूछ रहा मुर्रा एक फसल है, मुर्रा सॉरी एक नस्ल है, किसका नस्ल है मुर्रा जी? मुर्रा जो है वो भैंस का नस्ल है दोस्तों। ऑप्शंस में था गाय, ऊंट, गधे और भैंस, तो भैंस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में है कि देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये देवसा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देवसा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में हिमालय के पहाड़ों में है। ठीक है, हिमालय के पहाड़ों में कहाँ पर है? कुल्लू, आपने कुल्लू घाटी सुना होगा ना, ये कुल्लू हो गया, और तुम्हारा स्पीति जो है इन दोनों जिलों के बीच में है देवसा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और 10 क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों। देखिए प्रैक्टिस 1 खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पर्वतमाला पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर पश्चिमी घाट आप जाएंगे तो इधर आपको बहुत सारे
पर्वतमाला मिलेंगे। तो इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा नहीं है, तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं 91 का। पहला ऑप्शन है अनाईमुडी, दूसरा है पलानी, ऑप्शन सी कहता है इलायची और डी कहता है कामेट। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो देखिए ये कामेट जो है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। कामेट एक्चुअली में आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। कहाँ मिलेंगे दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली प्रखंड में आपको मिल जाएगा कामेट। बाद बाकी जो है अनाईमुडी हो गया, पलानी हिल्स हो गया और इलायची की कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये सब आपको कहाँ पर मिल जाएगा? पश्चिमी घाट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? देखिए तिलैया बांध डैश नदी पर बनाया गया है। तो तिलैया बांध जो है वो आप देखेंगे तो ये डीवीसी के अंतर्गत बनाया गया है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत बनाया गया है। और उसमें नदी जो है वो कौन सा नदी है दोस्तों? ब्राकर नदी है। ठीक है, ब्राकर नदी है। ये देखिए डीवीसी के अंतर्गत जो है 8 बांधों का निर्माण कराया गया था। उसमें पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी पे है, तिलैया बांध आपको ब्राकर नदी पे मिल गया। ठीक है, और भी बांध है वो आप बाद में झारखंड जीके में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है कि कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा फेमस ही है किसके लिए भाई? अभ्रक के लिए। अभ्रक कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है वो कोडरमा जिले में ही होती है और झारखंड में भी तो सबसे ज़्यादा होगा ही जब भारत में हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। रेगुर मिट्टी को इस नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? काली मिट्टी को हम लोग रेगुर की मिट्टी अक्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ताजे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? देखिए ऑप्शंस तो आपको मिल जाएंगे, सभी ताजे पानी के हैं। डल हो गया, नैनीताल हो गया, वुलर हो गया, भीमताल हो गया। तो इसमें जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल भी आपको पता है जम्मू कश्मीर में ही है। नैनीताल आप पता है नैनीताल में ही, नैनीताल तालाब नैनीताल में ही है, नैनीताल बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी नदी नमचा बरवा में यू टर्न लेती है? तो नमचा बरवा है कहाँ? नमचा बरवा आप अगर ईस्ट इंडिया तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में नमचा बरवा पहाड़ मिलेगा। यहीं पर दर्रा भी एक मिलेगा, जहाँ पर क्या होता है इधर से आ रही एक नदी भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर इस नदी का नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। झुमरी तिलैया और मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो झुमरी तिलैया और मंदार पहाड़ी पूछ रहा है। तो झुमरी तिलैया का नाम आप सुने होंगे, बहुत ही बार ये चर्चाओं में रहती है झुमरी तिलैया, है ना। तो झुमरी तिलैया आपको मालूम है ना, ये तिलैया बांध अभी पड़े थे वहीं पर है झुमरी तिलैया। वो कहाँ पर है? तो झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? आपको पता है कि हम लोग जो है फसलों को 3 कैटेगराइज करके रखे हैं। पहला अगर खरीफ फसल है, दूसरा रबी और तीसरा जायद, है ना, और जायद, यही ना, ये 3 प्रकार की फसलें हो गई। वो किसके आधार पर? तो जो सीजन है उसका पैदावार कब हो रहा है उसके बेसिस पे रखा गया है। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए खरीफ फसल नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है मक्का, तीसरा है मूंगफली और चौथा है सरसों। तो इसमें देखिए जो सरसों है ना, सरसों, ये सरसों की खेती जो है गेहूं के साथ की जाती है, आपको पता है ना। और गेहूं जो है वो कौन सा फसल है? तो रबी फसल है। ये कौन सा फसल है दोस्तों? रबी फसल है। बाद बाकी मूंगफली हो गया, कपास हो गया और मक्का हो गया, ये सभी क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, अब आज का दो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। देखिए पहला, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि जेपीसी
CDPO का जो एग्ज़ाम है वो संभावित है 10 जून को, और आपको प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, और हो सकता है कि डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चंस बहुत सारे आपको आपके एग्ज़ाम पेपर में दिख जाएंगे। इसलिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों। चलिए आज का लास्ट 2 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ये पूछ रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शंस है झेलम, सतलुज, चिनाब और ब्यास, ये सभी तो आपका इसकी सहायक नदी है, लेकिन सबसे बड़ी जो सहायक नदी है दोस्तों वो चिनाब है। कौन सा है? चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो आप बताएंगे दोस्तों सबसे पुरानी श्रृंखला क्या है? देखिए सबसे इसमें पहले ऑप्शंस देखिए क्या है, विंध्याचल दिया हुआ है, नीलगिरी दिया हुआ है, अरावली दिया हुआ है और हिमालय दिया हुआ है। तो आपको पता है हमारा जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के ही अंतिम भागों पे बसा हुआ है, ठीक है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। तो रेसिडुअल माउंटेन कहने का मतलब ही है कि ये अपरदित होते होते बहुत ही छोटा हो गया है, और यानी कि ये सबसे पुराना आपको हमारे भारत में पर्वत श्रृंखला मिलेगा अरावली। ओके, ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को मैंने जो कहा वो ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, इनको शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न जो हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और झारखंड के स्टूडेंट को मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और हमेशा आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लेकर आऊँगा। धन्यवाद।